हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है केवीएस के एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो जो आपका एजुकेशन और लीडरशिप का 60 प्रश्न आने वाला है, उसके लिए हम लोग इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके केवीएस एग्ज़ाम के लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके एमसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। तो पहला प्रश्न दिया है, एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्यों में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को खाली स्थान क्या करना है। इस गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है प्रकरण को ऑप्शन ए समझाना है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया है, अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है अध्यापन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते ही हैं। जो ये कथन दिया है वो सही नहीं है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न दिया है, जोयस तथा मार्शवेल 1980 ने विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 अस्पष्ट वर्गों में बांटा, और कौन सा उन वर्गों में से एक नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो उदार अधिगम वर्ग है, जोयस तथा मार्शवेल द्वारा नहीं दिया गया है। बाकी ये जो ए और सी और डी हैं ये तीनों उन्होंने दिया है। देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है, कूट दिया है, आपको बताना है इनके ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम कौन सा होगा। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। पहले आएगा ज्ञान, ये सीरीज में दिया हुआ ही है। पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सबसे पहले ज्ञान, फिर समझ या बोध, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। ये जो है ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। तो आपको बताना है हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आकलन और मूल्यांकन जो है वो हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। बाकी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और सामान्यीकरण और जो प्रयोग है ये सभी हार्वर्ड के शिक्षण पदों का भाग है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ब्लूम के अनुक्रम में कौशल खाली स्थान से जुड़ा है। जो ब्लूम का टेक्सोनॉमी है उनमें जो कौशल है वो किससे जुड़ा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक डोमेन, मनुप्रेरणा डोमेन और प्रभावी डोमेन। जो कौशल है वो तीनों से जुड़ा है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है। क्या दिया है प्रश्न। प्रश्न दिया है, क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोग की घटनाओं में कमी आती है। तो यह संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से ये जो प्रश्न दिया है वो संबंधित है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यह संबंधित है समावेशन या संश्लेषण से। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न दिया है, प्रभावी डोमेन में खाली स्थान के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है।
तो आपको बताना है प्रभावी डोमेन के किस स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिया है उसमें से जो उपयुक्त में से कोई नहीं है, वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रभावी डोमेन में किसी भी स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान नहीं बनाया जाता। इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सुश्री शैलजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका हैं, अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती हैं। उनके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में वह दृढ़ हैं, परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय लेती हैं। उनका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करें तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सज़ा देना चाहती हैं जो उचित हो, परंतु बच्चे अवमानित अनुभव न करें। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उन्मुक्त। जो ये उन्मुक्त दिया है यह इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है 10वां, उद्देश्य दिया है, इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है, यह संबंधित है ऑप्शन ए, समझ से। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। आपको ध्यान देना है, उद्देश्यों से संबंधित नहीं है, अध्यापन के एक पक्ष के रूप में। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो जो इसमें से उद्देश्यों से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन बी, उद्देश्य व्यापक और सामान्य होते हैं। यह जो है अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न दिया है, उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिया करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित हैं। किस वर्ग से संबंधित हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह संबंधित है अनुप्रयोग से। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, वर्ग की क्या परिभाषा है, और दूसरा, एक वर्ग की रचना करो। तो आपको बताना है कि यह ज्ञानात्मक विकास के किस स्तर से इन उद्देश्यों को मापते हैं। जो ये दोनों प्रश्न दिया है तो यह मापते हैं ज्ञान तथा ज्ञान के प्रयोग को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न दिया है, श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उनकी बच्चों से कुछ शैक्षिक और आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी हैं। वह बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझती हैं। बच्चों से अन्योन्य क्रिया करते समय वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती हैं। वह बच्चों से स्नेह तथा हार्दिकता प्रदर्शित करती हैं। वह यह भी जानती हैं कि बच्चे कई बार उनकी अभिवृत्ति का लाभ भी उठा लेते हैं, तथापि
उनका विश्वास है कि अंततोगत वह अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। बताइए श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की किस शैली का अनुसरण कर रही हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिया हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेडागोजी सेक्शन में देखने को मिलते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यह अनुसरण कर रही हैं ऑप्शन बी उन्मुक्त शैली का। अब देखते हैं अपना 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न दिया है, कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो यह कर लिया है ऑप्शन डी, जो आपका दिया है संश्लेषण स्तर, इसको जो विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, संश्लेषण स्तर को प्राप्त कर लिया है। अब देखते हैं 16वां प्रश्न क्या दिया है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे व्यापक है। उद्देश्य, लक्ष्य, विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशन उद्देश्य, कौन सबसे व्यापक है। तो जो लक्ष्य है वह सबसे व्यापक है। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर है समझ, प्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण। तो कौन सा सर्वोच्च पायदान पे है। तो इसमें जो है मूल्यांकन वो जो है सर्वोच्च पायदान पे है, और सबसे निचले पायदान पे कौन है। तो वो है ज्ञान, सीखने के उद्देश्यों में। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न दिया है, पीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन ज्ञानात्मक क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक और प्रतिक्रियात्मक, इसमें से कौन सा ज्ञानात्मक क्षेत्रों से संबंधित नहीं है पीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में। तो जो इसमें दिया है डी, प्रतिक्रियात्मक, यह जो है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। बाकी जो ए, बी और सी दिया है यह तीनों संबंधित हैं। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम संबंध होना चाहिए। तो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे न्यूनतम संबंध किसका होना चाहिए। तो वो होना चाहिए रटने से, रटने पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, सबसे न्यूनतम संबंध होना चाहिए। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। आपको बताना है शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है आम अर्थ में। तो जो इसमें दिया है ऑप्शन ए, शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना, ये सभी जो है आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता से अभिप्राय है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का। तो आपको बताना है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के किसका विकास करना है। तो वो है व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न दिया है, एक विद्यार्थी उसके साथियों के साथ बर्ताव में आक्रमणशील है और यह उस स्कूल के नियमों के अनुरूप नहीं होता है। इस विद्यार्थियों को इस मदद की ज़रूरत है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इस विद्यार्थी को किस मदद की ज़रूरत है। तो उसको ज़रूरत है भावनात्मक क्षेत्र में, जो ऑप्शन डी भावनात्मक क्षेत्र दिया है, इस विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र की ज़रूरत है। देखते हैं 23वां प्रश्न।
23वां प्रश्न है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं के समूह में से पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है। इस क्रिया द्वारा प्राप्य उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक या फिर अवबोधात्मक। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यह है अवबोधात्मक। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या दिया है? 24वां प्रश्न दिया है, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो यह है ऑप्शन सी, गणितीय आकृतियां बना सकेंगे, यह जो है कौशलात्मक उद्देश्यकरण का उदाहरण है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, निजी क्षेत्र के उद्योगों के 2 उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है? ज्ञान, कौशल, अवबोध और ज्ञानोपयोग। तो यह जो आधारित है वह आधारित है अवबोध पे, कि निजी क्षेत्र उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। यह आधारित है अवबोध पे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, कोई प्रशिक्षणार्थी शिक्षक एक अनुदेशात्मक उद्देश्य को इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी खरीफ और रबी फसलों में अंतर कर सकेंगे। यह उद्देश्य जिस क्षेत्र में आता है वह है, तो वह है संज्ञानात्मक क्षेत्र से। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखते हैं 27वां प्रश्न। तो 27वां प्रश्न है, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो बालक द्वारा प्राप्य उद्देश्य है, वह है ज्ञानात्मक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न दिया है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्याएं छांटने को कहता है। इस क्रिया द्वारा जो प्राप्य उद्देश्य है वो कौन सा है? अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक या ज्ञानात्मक। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह है अवबोधात्मक उद्देश्य। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन दिया है, यदि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं तो बालक उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की गणना कर सकता है। उपर्युक्त प्रदर्शित व्यवहारगत परिवर्तन संबंधित है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह संबंधित है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अवबोधात्मक उद्देश्य के विशेषीकरण का उदाहरण है। वर्गीकरण कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे। कौन सा उदाहरण है? तो यह सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। देखते हैं अपना 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न दिया है, एक शिक्षक परीक्षार्थी एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखता है कि विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आता है बोधन में, यानी बोध। देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न दिया है, प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्य का वर्गीकरण किया। शैक्षिक उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया है? तो वो किया है BS ब्लूम ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है, वर्गखंड में शिक्षा के लिए
तो 32वां प्रश्न दिया है, प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। किसने किया? तो वो किया था BS ब्लूम ने। इसलिए सही उत्तर है इसका बी। देखते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए उचित पर्यावरण, ऑप्शन बी छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, ऑप्शन सी पारंगत यानी सीखा हुआ शिक्षक, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आवश्यक है उचित पर्यावरण, छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, पारंगत सीखा हुआ शिक्षक। तो इसलिए इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी सभी। देखते हैं 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न दिया है, तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था एलन गेज द्वारा, तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत। देखते हैं 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है? कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है? तो तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है वो है ऑप्शन ए असमानता स्तर जो है यह तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असमानता स्तर तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। देखते हैं 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है, सत्तावादी स्तर पर तालीम है। तो सत्तावादी स्तर पर तालीम है वो क्या है? अध्यापक केंद्रित, शिशु केंद्रित, हेडमास्टर केंद्रित, या फिर अनुभव आधारित। तो वो है अध्यापक केंद्रित। सत्तावादी स्तर पर जो तालीम है वह है अध्यापक केंद्रित, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। देखते हैं 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न है, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। तो जो अध्यापन किया जाता है उसका सर्वप्रथम परिणाम कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं। तो उसका सर्वप्रथम परिणाम जो है वो है विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। यह सर्वप्रथम परिणाम है अध्यापन का। 38वां प्रश्न दिया है, प्रभावी शिक्षण के मानक हैं। पहला दिया है संयुक्त उत्पादक गतिविधि, दूसरा दिया है भाषा का विकास एवं प्रसंगाधीन, तीसरा दिया है चुनौतीपूर्ण गतिविधियां और निर्देशात्मक वार्तालाप। प्रभावी शिक्षण के कौन से मानक हैं? तो जो ये तीनों दिया है वो प्रभावी शिक्षण के मानक नहीं है, ये तीनों गलत हैं। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न है, व्यवहार का क्रियात्मक पहलू आता है। तो व्यवहार का क्रियात्मक पहलू किसके अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि व्यवहार का क्रियात्मक पहलू जो है वो साइकोमोटर डोमेन यानी भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखते हैं 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न दिया है, सिनेमा क्लिप को देखने के बाद कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने की उपयुक्त विधि खाली स्थान है। कौन सी उपयुक्त विधि है? सिनेमा क्लिप को देखने के बाद कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने की, तो वो है ऑप्शन सी, जो अधिन्यास लिखना है वह उपयुक्त विधि है। देखते हैं 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न दिया है, कक्षा में खोजपूर्ण सर्वेक्षण को एक विधि के रूप में इस्तेमाल करना शिक्षार्थियों में किसको बढ़ाता है? खोजपूर्ण सर्वेक्षण किसको बढ़ाता है? तो वो बढ़ाता है जिज्ञासा को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं तो 42वां प्रश्न है, सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन जो डी दिया है, बच्चों को अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने से क्या होगा? सभी
जो बच्चे हैं उनको अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। तो अब देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। तो 43 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम खाली स्थान क्या होता है। शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम क्या होता है। तो वो होता है संकलनात्मक समझ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न है, अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को क्या मानते हैं। अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में तो छात्र खुद को वैज्ञानिक मानते हैं अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर का क्वेश्चन दिया है, व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो व्याख्यान विधि होगी वो किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी, तो वो होगी अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में। देखते हैं 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न दिया है, प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से। तो वो अभिप्राय है मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 47वां प्रश्न। तो 47 नंबर का प्रश्न दिया है, एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री प्रयोग में ला सकते हैं। यह प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि कौन सी है। तो यह है ह्यूरिस्टिक खोज विधि। देखते हैं 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न है, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई। तो यह की गई थी हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न क्या दिया है। 49 नंबर का प्रश्न है, व्याख्यान विधि का एक लाभ है कि। तो व्याख्यान विधि का कौन सा एक लाभ है चारों ऑप्शन में। तो वो लाभ है, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जर्मनी में। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए, तो जर्मनी में। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो और लोगों के पास भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में।